वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स आउटलाइन दिस। सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट या दो पेरेंट मिलकर एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जिसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। हम जितने भी तरह की लाइफ फॉर्म्स को जानते हैं अर्थ पर, उन सबका मूल आधार जो है एग्जिस्ट करने का, वो है रिप्रोडक्शन। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेचर में दो तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, आसेक्सुअल और सेक्सुअल। इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह के रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, जो कि अपने शरीर को बांट कर नई कॉपीज़ बनाता है। और ये जो नई कॉपीज़ बनती हैं, ये जेनेटिकली सिमिलर होती हैं, आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं ऑफ द पेरेंट सेल। बैक्टीरिया आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा। वायरसेस अपने होस्ट सेल को कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर रेप्लिकेट करते हैं आसेक्सुअली। हाइड्रास और यीस्ट भी बडिंग प्रोसेस के थ्रू आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म ऑफन डू नॉट पॉसेस डिफरेंट सेक्सेस। जो भी जीव आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इनमें ज़्यादातर डिफरेंट तरह के सेक्सेस नहीं पाए जाते। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मेल और फीमेल दो डिफरेंट सेक्सेस मिलेंगे, बट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी जीव होते हैं उनमें डिफरेंट सेक्सेस नहीं मिलते। एंड दे आर कैपेबल ऑफ स्प्लिटिंग देमसेल्फ। बल्कि जो पेरेंट सेल होता है वो अपने आप को ही बांटकर नई सेल्स में विभाजित कर लेता है और अपने ही जैसी जेनेटिकली सिमिलर कॉपीज़ को बना देता है। मोस्ट प्लांट्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली। ज़्यादातर पेड़ पौधे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। चींटियों की प्रजाति माइकोसेप्यूरस, हाइड्रा, यीस्ट, जेलीफिश, इस तरह के जीव आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें कि दो पेरेंट्स, मेल और फीमेल, जिनमें दो अलग अलग तरह के गैमेट्स पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, एक साथ आते हैं, अपने अपने गैमेट्स को देते हैं और एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करवाते हैं। ये गैमेट्स मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल पास ऑन करते हैं ऑफस्प्रिंग को, और इस तरह एक नए ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन होता है। Sexual reproduction is a biological process that creates a new organism by combining the genetic material of two organisms in a process that starts with meiosis, a specialized type of cell division. Meiosis सेल विभाजन की एक प्रक्रिया होती है। Each of two parent organisms contributes half of the offspring's genetic makeup by creating haploid gametes. Sexual reproduction में जो मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं, ये दोनों गैमेट्स बनाते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। और ये जो गैमेट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, यानी आधा आधा जेनेटिक मटेरियल इनमें भरा हुआ होता है। और जब दोनों के आधे आधे जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होते हैं ऑफस्प्रिंग में, तब जाकर ऑफस्प्रिंग में एक पूरा जेनेटिक मटेरियल बनके तैयार होता है, जिससे नया इंडिविजुअल बनाया जाता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स फॉर्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें दो तरह के गैमेट्स बनाए जाते हैं। जो एनआइसोगैमस स्पीशीज होती हैं, जिनमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मेल और फीमेल। द टू सेक्सेस आर रिफर्ड टू एज मेल। मेल जो है वो मेल गैमेट्स बनाते हैं, जिनको स्पर्म या फिर माइक्रोस्पोर कहते हैं, और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फीमेल गैमेट्स बनाती है, जिनको ओवा या मेगास्पोर्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आइसोगैमस स्पीशीज, जिनमें दो अलग अलग जीव नहीं पाए जाते, मेल और फीमेल नहीं पाए जाते, उनमें गैमेट्स जो हैं वो सिमिलर या आइडेंटिकल होते हैं बनावट में, बट मे हैव सेपरेबल प्रॉपर्टीज एंड देन मे बी गिवन अदर डिफरेंट नेम्स। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स प्रोड्यूस सेक्सुअली। ज़्यादातर जानवर जो हैं और पेड़ पौधे जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स फॉर एवरी ट्रेट, जिनको अलील्स कहते हैं। Offspring inherit one allele for each trait from each parent. Thus, offspring have a combination of parents' gene. Asexual reproduction versus sexual reproduction, दोनों का कंपैरिजन हम देखते हैं। Asexual reproduction tend to grow in number exponentially. All members of the species have similar vulnerabilities. Asexual reproduction के बाद जो नंबर है इंडिविजुअल्स का वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस तरह से। पर इसमें संख्या ज़्यादा होती है, पर जितने भी न्यू इंडिविजुअल बनते हैं उन सबका जेनेटिक जो बनावट है वो सेम होती है एज पेरेंट सेल। तो अगर पेरेंट सेल में कोई डिफेक्ट है तो वो पास ऑन हो जाता है न्यू इंडिविजुअल्स में, या फिर अगर पेरेंट सेल किसी बीमारी के प्रति ससेप्टेबल है तो जो न्यू इंडिविजुअल बने हैं वो भी वल्नरेबल हो जाते हैं उसी बीमारी के अगेंस्ट में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं, ऑफस्प्रिंग जो हैं, वो कम संख्या में बनते हैं, पर चूंकि जेनेटिक मटेरियल का मिक्सअप होता है फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, इसलिए नए तरीके के जीन्स का कॉम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग में बन के निकल कर आता है। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है वो लेस ससेप्टेबल होता है टू डिसीजेस। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी वेरी रैपिड। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी तेज़ गति से होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नीड्स ओनली वन पेरेंट, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं, मेल और फीमेल। Asexual reproduction occurs in prokaryotic microorganisms and in some eukaryotic unicellular and multicellular organisms, lower invertebrates and plants. जबकि sexual reproduction occurs almost in all types of multicellular organisms, including humans, animals, and higher plants. In asexual reproduction, gametes are not formed. Somatic cells of parents are involved. No fertilization occur. No involvement of reproductive organs. जबकि sexual reproduction में gametes भी बनते हैं, germ cells of parents are involved. Fertilization भी होता है और reproductive organ का यूज़ भी होता है। In asexual reproduction, only mitosis cell division occurs.
जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और माइटोसिस दोनों तरह के सेल विभाजन देखे जाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाया गया है, जिसमें एक पेरेंट सेल जिसमें 50 क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को स्प्लिट करती है दो डॉटर सेल्स में। ये दोनों सेल्स जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट सेल्स से और दोनों में ही 50-50 क्रोमोसोम्स सेम एज दियर पेरेंट सेल मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाया गया है, जिसमें मेल और फीमेल पेरेंट आकर अपने अपने गैमेट्स देते हैं। मेल स्पर्म्स देता है जिनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, वहीं फीमेल अपना ओवम देती है, एग, उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दोनों गैमेट्स मिलकर एक जायगोट का निर्माण करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से। दोनों पेरेंट से 23 क्रोमोसोम आके यानी आधे आधे जेनेटिक मटेरियल आकर जायगोट में पूरा जेनेटिक मटेरियल यानी 46 क्रोमोसोम बना लेते हैं और इस तरह फिर भ्रूण का विकास होता है आगे जाकर। तो ये जो मूल डिफरेंस है आसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। इसके बाद नेचर में रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं, यानी रणनीतियाँ, जिसके अनुसार अलग अलग जीव प्रजातियाँ जो हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी संख्या में नए जो इंडिविजुअल्स हैं उनका निर्माण करती हैं। देयर आर अ वाइड रेंज ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड बाय डिफरेंट स्पीसीज। हर अलग अलग प्रजाति अपने हिसाब से एक रणनीति बनाती है रिप्रोडक्शन को लेकर। टू मेन स्ट्रेटजीज आर नोन एज के सिलेक्शन और आर सिलेक्शन। दो मुख्य जो स्ट्रेटजीज हैं रिप्रोडक्शन को लेकर वो है के सिलेक्शन और दूसरी है आर सिलेक्शन। के सिलेक्शन जो रणनीति है इसमें ये होता है कि पेरेंट्स मिलकर कम संख्या में कम नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, जबकि आर सिलेक्शन रणनीति के अंतर्गत पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सारी संख्या में अपने न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। एनिमल्स विद फ्यू ऑफस्प्रिंग कैन डिवोट मोर रिसोर्सेज टू द नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, थस रिड्यूसिंग द नीड फॉर मेनी ऑफस्प्रिंग। जो जीव के सिलेक्शन रणनीति को अपनाते हैं, जो कि कम संख्या में ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उनको ज़्यादा समय मिल पाता है अपने ऑफस्प्रिंग को ज़्यादा रिसोर्सेज दे पाने के लिए, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, और इस तरह से उनकी ज़रूरत कम हो जाती है बहुत ज़्यादा संख्या में ऑफस्प्रिंग बनाने की, क्योंकि नर्चरिंग दे पाते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को, प्रोटेक्शन दे पाते हैं, जिस वजह से उनके ऑफस्प्रिंग के मैच्योर स्टेज तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरे तरफ एनिमल्स विद मेनी ऑफस्प्रिंग मे डिवोट फ्यूअर रिसोर्सेज टू ईच इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग। फॉर दीज टाइप्स ऑफ एनिमल इट इज कॉमन फॉर मेनी ऑफस्प्रिंग टू डाई सून आफ्टर बर्थ, बट इनफ इंडिविजुअल्स टिपिकली सर्वाइव टू मेंटेन द पॉपुलेशन। दूसरी तरफ जो जीव आर सिलेक्शन रणनीति को अपनाते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। इससे ये होता है कि उनको हर एक को बहुत ही कम रिसोर्सेज देने पड़ते हैं और बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग हैं वो मैच्योरिटी के पहले ही मर जाते हैं, पर कुछ कम से कम कुछ गारंटी होती है कि कुछ ऑफस्प्रिंग मैच्योर स्टेज तक पहुंचकर उस प्रजाति को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो नेचर में ये दो तरह की रणनीति मिलती है रिप्रोडक्शन को लेकर। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आर सिलेक्शन दिखाया गया है, जैसे कि कई तरह के फूल्स जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो स्पोर्स बनाते हैं, अपने बहुत सारी मात्रा में अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। आर सिलेक्शन में मैनी ऑफस्प्रिंग होते हैं, लो इन्वेस्टमेंट होता है, पर बहुत सारे मैच्योरिटी के पहले ही ऑफस्प्रिंग मर जाते हैं। इसमें ऑफस्प्रिंग की शॉर्ट लाइफ होती है, सुपरफिशियल रिलेशनशिप होते हैं, यानी रिश्ते में उतनी गहराई नहीं हो पाती पेरेंट और न्यू ऑफस्प्रिंग के बीच में। लो इंडिविजुअलिटी होती है, यानी जो बड़ी मात्रा में ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हैं उनमें आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सब एक से ही होते हैं। वहीं दूसरी तरफ के सिलेक्शन की प्रोसेस में फ्यू ऑफस्प्रिंग बनाए जाते हैं, कम संख्या में नए ऑफस्प्रिंग होते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज देने पड़ते हैं, मोस्ट मैच्योर, ज़्यादातर जो ऑफस्प्रिंग के सिलेक्शन से पैदा होते हैं वो मैच्योरिटी तक पहुँचते हैं। इसमें ऑफस्प्रिंग की लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है और रिलेशनशिप जो भी हैं वो रिच नेचर के होते हैं, यानी अच्छे गहरे रिलेशनशिप बिल्डअप हो पाते हैं पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में। हाई इंडिविजुअलिटी, हर जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो अलग अलग नेचर का होता है, उसमें एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है। तो नेचर में ये दो स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं रिप्रोडक्शन को लेकर। इसके बाद इंट्रोडक्शन देखते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दैट वर्क टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्रिएटिंग, यानी नए ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए हमारे शरीर में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Due to its vital role in survival of species, reproductive system is among the most important systems in the entire body. क्योंकि किसी भी प्रजाति को आगे बढ़ा पाने के लिए रिप्रोडक्शन का एक अहम रोल है, इसलिए हमारे शरीर के चुनिंदा जो सिस्टम्स हैं उनमें से रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक इंपॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है। मेजर फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। जो मेन फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, यानी प्रजाति का बने रहना पृथ्वी पर। अदर सिस्टम इन द बॉडी सच एज एंडोक्राइन या यूरिनरी सिस्टम ये काम करते हैं बॉडी में होम्योस्टेसिस के लिए, यानी बॉडी को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए, जबकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रजाति को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए काम करता है, यानी एक बड़े स्तर पर। एन इंडिविजुअल मे लिव अ लॉन्ग हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। कोई भी इंडिविजुअल एक स्वस्थ खुश लाइफ जी सकता है बिना ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किए हुए भी, परंतु अगर प्रजाति को आगे बढ़ाना है तो कम से कम प्रजाति की पॉपुलेशन में से कुछ को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, नए ऑफस्प्रिंग बनाने पड़ेंगे प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए रिप्रोडक्शन अहम हो जाता है। विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ 4 फंक्शंस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 अहम जो काम हैं वो हैं टू प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म सेल्स,
to transport and sustain these cells, to nurture the developing offspring, to produce hormones. These functions are divided between the primary and secondary और accessory reproductive organs. ये जो चार काम हैं, गैमेट्स को बनाना, गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट और उनको बचा कर रखना, नर्चर करना यानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना ऑफस्प्रिंग को, और हार्मोन्स बनाना, ये जो चार काम हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये बटे हुए होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच में. द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जिन्हें कहते हैं हम गोनेड्स कंसिस्ट ऑफ द ओवरीज एंड टेस्टिस. मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव प्राइमरी ऑर्गन है वो है टेस्टिस, और फीमेल्स में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ओवरीज. इन्हें हम कहते हैं गोनेड्स. दीज ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एग एंड स्पर्म सेल, जिन्हें गैमेट्स कहते हैं, एंड हॉर्मोन्स, यानी ये जो गोनेड्स हैं ये गैमेट सेल जो हैं वो बनाते हैं और हार्मोन्स बनाते हैं. दीज हार्मोन्स फंक्शन इन द मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेगुलेशन ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये जो हार्मोन्स बनाए जाते हैं गोनेड्स के द्वारा, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैच्योरिटी पर आ जाता है तब उसकी फंक्शनिंग को चालू करने, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बॉडी में लाने के लिए और नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो चलती रहे, इसमें अहम रोल निभाते हैं. All other organs, ducts and glands in the reproductive system are considered secondary or accessory reproductive organs. Primary reproductive organs के अलावा जो भी reproductive organs पाए जाते हैं उनको हम secondary या accessory reproductive organs कहते हैं. These structures transport and sustain the gametes and nurture the developing offspring. जो secondary reproductive organs होते हैं ये transport और sustain यानी बचा के रखने का काम करते हैं gametes को, और nurturing का काम करते हैं developing offspring को. Male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस एंड नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट्स, एजैकुलेटरी डक्ट्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड पेनिस. फिगर में आप देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मेन पार्ट्स. ऊपर ब्लैडर है, उसके नीचे सेमिनल वेसिकल्स हैं, इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, देन टेस्टिस जो रीजन है, टेस्टिस स्क्रोटम नाम के एक पाउच में रहता है बॉडी से बाहर. स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है, टेस्टिस के साइड में एपिडिडाइम्स पाए जाते हैं. आगे जो प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है जिसे पेनिस कहते हैं, उसका जो अगला भाग है वो स्पॉन्जी यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है, जो स्पर्म्स को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लाते हैं, वो डक्ट डिफरेंस. सो कुछ इस तरह का दिखता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस को. द मेल गुनैड यानी मेल जननांग जो है गुनैड, टेस्टिस या टेस्टिकल्स इन्हें कहा जाता है. बिगिन देयर डेवलपमेंट हाई इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनीज, यानी एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की तरफ और किडनी के पास में इनकी लोकेशन होती है. During the last month before the birth or shortly after the birth, they descend through the inguinal canal into the scrotum. बच्चे के जन्म से 2 महीने पहले या जन्म के थोड़े ही समय बाद जो टेस्टिस हैं ये पहले बॉडी के अंदर होते हैं, पर जन्म के कुछ समय बाद या 2 महीने पहले इस समय के दौरान जो टेस्टिस हैं वो इंजुइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम नाम के एक पाउच में बॉडी से बाहर आ जाते हैं. अ पाउच दैट एक्सटेंड्स बिलो द एब्डोमेन पोस्टीरियर टू द पेनिस, जिसे स्क्रोटम कहते हैं. दिस लोकेशन ऑफ टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मे सीम टू मेक देम वल्नरेबल टू इंजरी. स्क्रोटम बॉडी से बाहर मौजूद होता है और इस वजह से टेस्टिस जो हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं टू द इंजरीज. बट इनका बाहर रहना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म सेल्स को बनाने की जो प्रोसेस है उसको ठीक से काम करने के लिए जो हमारी मेन बॉडी है उससे 3 डिग्री तापमान कम चाहिए होता है, और स्क्रोटम शरीर से बाहर होने की वजह से ये 3 डिग्री कम तापमान नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हमारे टेस्टिस को दे पाता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अच्छे से हो पाती है मेल बॉडी में. It provides a temperature about 3 degree centigrade below normal body temperature. This lower temperature is necessary for the production of viable sperm. इसके बाद स्क्रोटम. स्क्रोटम consists of skin and subcutaneous tissue. A vertical septum or partition of subcutaneous tissue in the center divides it into 2 parts, each containing 1 testis. स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी से बाहर प्रोजेक्ट करता है, जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं. स्क्रोटम में स्किन होती है और सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं. इसके बीच में एक सेप्टम नाम की वर्टिकल लेयर होती है जो इसको 2 पार्टीशन में बांट देती है. दोनों पार्टीशन में एक टेस्टिस मौजूद होते हैं. स्मूथ मसल फाइबर्स जिन्हें कहते हैं डार्टोस मसल्स इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट टू गिव स्क्रोटम इट्स रिंकल्ड अपीयरेंस. जब ये मसल्स रिलैक्स होती हैं तब स्क्रोटम स्मूथ हो जाता है. अनदर मसल क्रीमेस्टल मसल कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स एंड कंट्रोल्स द पोजीशन ऑफ द स्क्रोटम एंड टेस्टिस. क्रीमेस्टल मसल जो हैं ये स्केलेटल मसल फाइबर टाइप की होती हैं और ये स्क्रोटम और टेस्टिस की पोजीशन को कंट्रोल करती हैं. व्हेन इट इज़ कोल्ड और अ मैन इज सेक्सुअली अरोस्ड, यानी जब किसी मेल का शरीर ठंडा होता है या वो सेक्सुअली उत्तेजक होता है अवस्था में, तब ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और टेस्टिस को शरीर की तरफ खींचती हैं ताकि जो गर्मी है शरीर की वो टेस्टिस को मिल सके. स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. ईच टेस्टिस इज एन ओवल स्ट्रक्चर अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर. अ टफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल द ट्यूनिका अल्ब्यूगिनिया सराउंड्स ईच टेस्टिस. टेस्टिस एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसके आसपास वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का कैप्सूल पाया जाता है जिसे कहते हैं ट्यूबिका अल्ब्यूगिनिया. इट एंड एक्सटेंड्स इनवर्ड टू फॉर्म सेप्टा द पार्टीशन टू द ऑर्गन्स इनटू द लोब्यूल्स.
और अंदर की तरफ सेप्टा पाए जाते हैं जो कि टेस्टिस को अलग अलग लोब्यूल्स में बांट देते हैं। देयर आर अबाउट 250 लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस। हर टेस्टिस के अंदर लगभग 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 4 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि कन्वर्ज करते हैं बनाने के लिए एक सिंगल स्ट्रेट ट्यूब्यूल जो कि रेटे टेस्टिस से जाकर ज्वाइन होती है आगे। शॉर्ट एफरेंट डक्ट्स एग्जिट द टेस्टिस। इंटरस्टिशियल सेल्स जिन्हें कहते हैं लेडिक सेल्स, ये प्रोड्यूस करवाती हैं मेल सेक्स हार्मोन, आर लोकेटेड बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विद इन अ लोब्यूल। टेस्टिस के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह दिखता है। ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ये है रेटे टेस्टिस। देन ये जो आपको ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो आपको अलग अलग लोब्यूल्स दिख रहे हैं इनके अंदर जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है उसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया टेस्टिस के चारों तरफ एक वाइट टिश्यू की लेयर है जो कि इसको कवर करती है। सेप्टम जो है ये लोब्यूल्स को बांटता है अलग अलग एरिया में। इसके बाद टेस्टिस से बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइम्स। ये अंदर बने स्पर्म सेल्स को टेस्टिस से बाहर की तरफ ले जाता है, ये होता है एपिडिडाइम्स। तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है अंदर से। इसके बाद जो मेल्स में स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं उसे डिस्कस करते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोजेनेसिस विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस ये कहाँ पर होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शोज दैट इट इज पैक्ड विद सेल्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अलग अलग स्टेज में मौजूद सेल्स पाई जाती हैं जो कि हाईली टाइटली पैक्ड होती हैं। Interspersed with these cells, there are large cells that extend from the periphery to the tubule of the lumen. Seminiferous जो ट्यूब्यूल है इसके बाहर की तरफ कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं। There are large cells that extends from the periphery to the tubule of lumen. बाहर से अंदर की तरफ आते हुए लार्ज सेल्स पाई जाती हैं। These large cells are the supporting और sustentacular cells जिन्हें सर्टोली सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिएंट्स नरिशमेंट का काम करती हैं हमारे स्पर्म सेल्स के लिए। Early in the embryonic development, प्राइमोर्डियल जर्म सेल एंटर द टेस्टिस एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पर्मेटोगोनिया। अर्ली जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की स्टेज होती है उसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो एंटर करती है टेस्टिस में और डिफरेंशिएट हो जाती है यानी विभाजित हो जाती है स्पर्मेटोगोनिया में। इमेच्योर सेल्स दैट रिमेन डोरमेंट अंटिल प्यूबर्टी। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये इमेच्योर सेल्स होते हैं जो कि प्यूबर्टी के पहले तक अनएक्टिव स्टेट में मौजूद होते हैं यानी डोरमेंट स्टेट में वहीं पर रहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉइड सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल्स होती हैं यानी इनमें जो न्यूक्लियस है वो 2n टाइप का होता है। ईच विद 46 क्रोमोसोम्स। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल है, 2n न्यूक्लियस होगा और इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे 23 के पेयर में, 23 के 2 पेयर में। लोकेटेड अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहरी जो लेयर है उसकी तरफ मौजूद होता है। जैसे ही मेल बॉडी प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचती है उसमें हार्मोन्स का स्टिमुलेशन चालू होता है और वो इन सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये डिवाइड हो सके माइटोसिस प्रोसेस से। सम ऑफ द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस रिमेन एट पेरीफेरी एज स्पर्मेटोगोनिया। माइटोसिस के बाद डिवाइड होने के बाद भी कुछ सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पेरीफेरी में बाहर की तरफ ही रहती हैं, जबकि कुछ सेल्स को ल्यूमन की तरफ यानी सेंटर वाले हिस्से की तरफ भेज दिया जाता है जो कि कुछ चेंजेस से होकर गुजरती हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। Because they are produced by mitosis, primary spermatocytes like spermatogonia are diploid and have 46 chromosomes. क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स माइटोसिस से ही बने हैं फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया तो इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स गोज थ्रू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिसे कहते हैं मियोसिस 1 टू प्रोड्यूस 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ईच विद 23 क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड। हर एक स्पर्मेटोसाइट एक मियोटिक डिवीजन की प्रोसेस से होकर गुजरता है जिसे कहते हैं मियोसिस 1 जिसमें कि 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्रिएट किए जाते हैं। हर एक में 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉइड था उसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, पर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। इनमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने और दोनों में 23 क्रोमोसोम्स हैं। जस्ट प्रायर टू दिस डिवीजन मियोसिस 1 की जो सेल विभाजन की प्रक्रिया है इसके जस्ट पहले जेनेटिक मटेरियल जो है इसका भी रेप्लिकेशन हो जाता है। The genetic material is replicated so that each chromosome consists of 2 strands called chromatids that are joined by a centromere. During meiosis 1, one chromosome consisting of 2 chromatids goes to each secondary spermatocytes. हर secondary spermatocyte में एक क्रोमोसोम जाता है consisting of 2 chromatids जिसमें 2 chromatids मौजूद होते हैं। In the second meiotic division, meiosis 2, each secondary spermatocytes divide to produce 2 spermatids. इसके बाद एक प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की सेकंड मियोटिक डिवीजन जिसे कहते हैं मियोसिस 2। इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2 स्पर्मेटिड्स बनाने के लिए डिवाइड होता है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन दिस डिवीजन बट द सेंट्रोमियर डिवाइड सो दैट अ सिंगल स्ट्रैंड क्रोमेटिड गोज टू ईच सेल। मियोसिस 2 में कोई भी जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन नहीं होता है पर
जो सेंट्रोमियर था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मौजूद, वो डिवाइड हो जाता है इन सिंगल स्ट्रैंड और हर एक नए स्पर्मेटिड्स में एक एक सेंट्रोमियर जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमेटिड के फॉर्म में। एज अ रिजल्ट ऑफ 2 म्यूटिक डिवीजन्स ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड्स। 2 म्यूटिक डिवीजन के कारण रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस कर पाता है 4 स्पर्मेटिड्स। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस देयर आर 2 सेल्युलर डिवीजन्स बट ओनली 1 रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सो दैट ईच स्पर्मेटिड हैज़ 23 क्रोमोसोम्स यानी हैप्लॉइड सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 2 बार सेल डिवीजन होता है, पर डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो केवल 1 बार होता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि हर जो स्पर्मेटिड बन के निकल कर आता है फाइनली उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं यानी हैप्लॉइड टाइप का सेल निकल कर आता है, 1 फ्रॉम ईच पेयर इन द ओरिजिनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ईच सक्सेसिव स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ट्यूब्यूल सो दैट more immature cells are at the periphery and the more differentiated cells are nearer to the center। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पेरिफेरी यानी बाहरी एरिया की तरफ इमेच्योर सेल्स पाए जाते हैं और जो सेल्स मैच्योर होते जाते हैं उनको सेंटर की तरफ भेजा जाता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो आपको पिक्चर में दिख पा रही होगी। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम जो कि डायप्लॉइड सेल है 2n न्यूक्लियस का, इसमें होता है माइटोसिस। ये अपने ही जैसा एक और न्यू सेल बनाता है जिसमें 2n न्यूक्लियस जो कि डायप्लॉइड होता है। इसके बाद प्रोसेस होती है मियोसिस की, मियोसिस 1। इसमें ये जो 2n जो सेल था ये अपने आप को 2 सेल्स में तोड़ देता है और दोनों सेल जो हैं वो हैप्लॉइड नेचर के हो जाते हैं 1n न्यूक्लियस के, और इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद फिर से प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, जैसे कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 में ये जो सिंगल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये फिर अपने आप को 2 सेल्स में विभाजित करता है। दोनों में एक एक न्यूक्लियस 1n होता है और 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम कहते हैं इस लेवल पर स्पर्मेटिड। फर्दर डिफरेंशिएशन के बाद हर एक स्पर्मेटिड एक स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाता है। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म सेल बनकर निकल कर आते हैं फाइनली। ये जो प्रोसेस है पूरी इसे कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें 2 बार सेल डिवीजन होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के फॉर्म में, और एक बार मियोसिस 1 के दौरान जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है। तो ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन द फीमेल। जैसे मेल्स की बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है गैमेट्स बनाने के लिए, ऐसे ही फीमेल्स की बॉडी में गैमेट्स बनाने के लिए oogenesis नाम की प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis differs from mitosis because the resulting cell have only half the number of chromosomes as the original cell. When the sperm cell nucleus unites with an egg cell nucleus, the full number of chromosomes is restored. If sperm and egg cells were produced by mitosis, then each successive generation would have twice the number of chromosomes as the preceding one. स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की जो प्रोसेस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में होती है वो माइटोसिस प्रोसेस से इस तरह अलग है कि मियोसिस सेल डिवीजन होने के कारण जो नई सेल बनती है वो हैप्लॉइड नेचर की होती है, यानी उसमें आधा आधा जेनेटिक मटेरियल, आधे आधे क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण जब दोनों पेरेंट्स आकर फर्दर अपने गैमेट्स को देते हैं तो दोनों के गैमेट्स मिलकर एक पूरा जेनेटिक मटेरियल बनाकर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि हैप्लॉइड गैमेट्स n और n मिलकर 2n सेल बनाते हैं ऑफस्प्रिंग की। पर अगर यही सेम प्रोसेस माइटोसिस से हुई होती तो हर एक डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते, और जब दोनों गैमेट्स मिलते, अगर माइटोसिस से हो रहा होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जब दोनों सेल्स मिलते तो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें 46 और 46 यानी दुगने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते। द फाइनल स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। जो फाइनल स्टेप होता है स्पर्म बनने की प्रोसेस में उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस द स्पर्मेटिड्स फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस बिकम मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड बने हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान वो बदल जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, या जिन्हें हम कहते हैं नॉर्मली स्पर्म। द मैच्योर स्पर्म सेल हैज़ अ हेड, मिड पीस एंड टेल। एक मैच्योर स्पर्म सेल में आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बॉडी का वो होगा हेड, इसके बाद मिड पीस और एंड में टेल। हेड जो है ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर रीजन contains the 23 chromosomes surrounded by a nuclear membrane. The tip of the head is covered by an acrosome which contains enzymes that help the sperm penetrate the female gamete. इसके बाद मिड पीस मेटाबॉलिक रीजन होता है, ये कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP टू द स्पर्म सेल ताकि वो आगे मूव हो सके, यानी एनर्जी देने का काम जो है वो मिड पीस करता है। इसके बाद टेल और लोकोमोटर रीजन यूजेज अ टिपिकल फ्लैजेलम फॉर लोकोमोशन, यानी जो टेल है ये स्पर्म मूव कर सके आगे की तरफ, इसलिए ये लोकोमोटिव जो मोशन होता है उसे जनरेट करवाता है। द स्पर्म आर रिलीज्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड लीव्स द टेस्टिस। स्पर्म जब बन जाता है तो उसे ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भेजा जाता है और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है टेस्टिस को छोड़कर बाहर। दे एंटर द एपिडिडाइम्स। टेस्टिस से निकलकर स्पर्म जाते हैं एपिडिडाइम्स में, वेयर दे अंडरगो देयर फाइनल मैच्योरेशन, और वहाँ पर ये स्पर्म जाकर अपने फाइनल मैच्योरेशन की स्टेज को रीच करते हैं एंड बिकम कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग अ फीमेल गैमेट। और वहाँ पर एपिडिडाइम्स में जाकर ही जब ये मैच्योर हो जाते हैं इसके बाद ही इनमें कैपेसिटी आती है फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर पाने की। स्पर्म प्रोडक्शन बिगेन्स एट प्यूबर्टी। स्पर्म्स का प्रोडक्शन मेल बॉडी में प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ मेल, और
किसी मेल की पूरी लाइफ के दौरान ये जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है वो मेल बॉडी में होती रहती है। द एंटायर प्रोसेस बिगिनिंग विद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स टेक्स अबाउट 74 डेज, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक पूरा मैच्योर स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है इसमें लगभग हमारी बॉडी को 74 डेज का समय लगता है। आफ्टर एजेकुलेशन द स्पर्म कैन लिव फॉर अबाउट 48 आवर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एजेकुलेशन के बाद जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 48 आवर्स तक जिंदा रह सकता है। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। आगे जो हेड स्ट्रक्चर है इसमें एक्रोसोम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और अंदर न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होगा कि ऑफस्प्रिंग को किस तरह से बनाना है। इसके बाद नीचे आई मिड सेक्शन में तो आपको सेंट्रियोल दिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे, एंड देन उसके बाद टेल रीजन में आपको एक्सियल फिलामेंट दिखेगा। इस तरह का स्पर्म दिखता है। फर्दर हम इसको अगर देखना चाहें तो यहाँ आपको पिक्चर में क्लियरली दिख पा रहा होगा। सबसे आगे होती है पेरी एक्रोजोमल स्पेस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक्रोजोम भरा हुआ होता है जिसमें एंजाइम होते हैं जो कि फीमेल गैमेट की आउटर सरफेस को पार कर पाने में मदद करते हैं स्पर्म की। इसके बाद अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है। देन पोस्ट एक्रोजोमल रीजन आता है। इसके बाद मिड सेक्शन ऑफ बॉडी आता है जैसे एक्सोनीम कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती हैं जो कि एनर्जी देने का काम करती हैं स्पर्म सेल को। इसके बाद डक्ट सिस्टम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। स्पर्म सेल्स पास थ्रू अ सीरीज ऑफ डक्ट्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। स्पर्म सेल बन जाने के बाद एक डक्ट सिस्टम से होते हुए बॉडी से बाहर आते हैं। आफ्टर दे लीव द टेस्टिस द स्पर्म पासेस थ्रू द एपिडिडाइम्स। टेस्टिस में जब उनका प्रोसेस पूरा हो जाता है मैच्योरेशन का, उसके बाद वो एपिडिडाइम्स में आते हैं जहाँ पर वो फाइनल मैच्योरेशन को रीच करते हैं। उनमें कैपेसिटी आती है फर्टिलाइजेशन कर पाने की। एपिडिडाइम्स में आ जाने के बाद वो डक्ट डिफरेंस में जाते हैं, वहाँ से वो एजुकुलेटरी डक्ट में जाते हैं और फिर यूरेथ्रा में जाते हैं और फिर यूरेथ्रा से होते हुए मेल बॉडी से बाहर आते हैं। एपिडिडाइम्स sperm leave the testis through a series of afferent ducts that enter the epididymis. Each epididymis is a long, about 6 meter tube that is tightly coiled to form a comma-shaped organ located along the superior and posterior margins of the testis. यानी टेस्टिस के पीछे की तरफ, सरफेस की तरफ एक कॉमा शेप्ड का ऑर्गन जो कि एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब के शेप में होता है जिसकी लेंथ लगभग 6 मीटर के आसपास होती है, वो होता है एपिडिडाइम्स। When the sperm leave the testis, जब स्पर्म टेस्टिस को छोड़ता है, टेस्टिस से बाहर आता है, दे आर इमेच्योर, वो इमेच्योर होते हैं और उनमें कैपेसिटी नहीं होती है फर्टिलाइजेशन कर पाने की ओवम को। दे कंप्लीट देयर मैच्योरेशन प्रोसेस एंड बिकम फर्टाइल एज दे मूव थ्रू एपिडिडाइम्स। जब स्पर्म्स एपिडिडाइम्स से होकर गुजर रहे होते हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जिसको एपिडिडाइम्स कहते हैं, उससे होकर गुजर रहे होते हैं, इस दौरान उनमें मैच्योरिटी आ पाती है कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाएं। मैच्योर स्पर्म आर स्टोर्ड इन द लोअर पोर्शन और टेल ऑफ द एपिडिडाइम्स। मैच्योर स्पर्म स्टोर भी किए जाते हैं एपिडिडाइम्स के लोअर पोर्शन में। ये आपको फिगर में दिख पा रहा होगा टेस्टिस का एक सेक्शन जिसमें आपको सेप्टा दिख रहे हैं, लोब्यूल्स दिख रहे हैं। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं लोब्यूल्स के अंदर, ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनमें स्पर्म बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, फिर स्पर्म जो हैं बाहर आएंगे और ये जो आपको चीज़ दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बाहर टेस्टिस से बाहर की तरफ, ये है आपका एपिडिडाइम्स। एपिडिडाइम्स में इमेच्योर जो स्पर्म सेल्स हैं वो आती हैं और अपनी मैच्योरिटी को रीच करती हैं। एपिडिडाइम्स से होते हुए जो स्पर्म सेल हैं ये बाहर यूरेथ्रा की ओर जाती हैं और वहाँ से फिर मेल बॉडी से बाहर निकलती हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है टेस्टिस के अंदर। डक्ट डिफरेंस, द डक्ट डिफरेंस ऑल्सो कॉल्ड वास डिफरेंस इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब दैट इज कंटिन्यूस विद द एपिडिडाइम्स। ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है जो कि कंटिन्यूस होती है एपिडिडाइम्स के साथ। इट बिगिंस एट द बॉटम ऑफ द एपिडिडाइम्स देन टर्न्स शार्पली अपवर्ड अलॉन्ग द पोस्टीरियर मार्जिन्स ऑफ द टेस्टिस। द डक्ट डिफरेंस एंटर्स द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। डक्ट डिफरेंस हमारे जो पेट और पेल्विक रीजन की जो कैविटी है वहाँ पर पहुँचती है थ्रू द इंजीनियल कैनाल एंड पासेस अलॉन्ग द लेटरल पेल्विक वॉल। इट क्रॉसेस ओवर द यूरेटर, ये यूरेटर के ऊपर से होती हुई एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यानी ब्लैडर के पीछे से होती हुई डेस्केंड होती है, यानी नीचे की तरफ आती है अलॉन्ग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर टुवर्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से आकर ये जुड़ती है। जस्ट बिफोर इट रीचेस द प्रोस्टेट ग्लैंड ईच डक्टस डिफरेंस एनलार्जेस टू फॉर्म अ एम्पुला। प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ने से पहले ये जो डक्ट हैं ये एनलार्ज हो जाती हैं, शेप में बढ़ जाती हैं और बनाती हैं एम्पुला। Sperm are stored in the proximal portion of the duct deferens near the epididymis. The peristaltic movements propel the sperm through the tube. और इन्हीं डक्ट डिफरेंस में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ मूव कर पाता है। Proximal portion of the duct deferens is a component of the spermatic cord which contains vascular and neural structures that supply the testis. Spermatic cord जो है ये किन किन से मिलकर बनता है? Ductus deferens, testicular artery and veins, lymph vessels, testicular nerve, cremaster muscle that elevates the testis for warmth and at times of sexual stimulation and a connective tissue covering. इसके बाद है ejaculatory duct. Each ductus deferens at the ampulla joins the duct from the adjacent seminal vesicle to form a short ejaculatory duct. Each ejaculatory duct passes through the prostate gland and empties into the urethra. Ejaculatory duct prostate gland से होकर गुजरती है और आगे आकर जुड़ती है यूरेथ्रा से। Urethra extends from the urinary bladder to the external urethral orifice at the tip of the penis.
इट इज़ अ पैसेज वे फॉर स्पर्म एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी सिस्टम। यूरेथ्रा जो है ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है उनके लिए और हमारे पेशाब के लिए एक पैसेज का काम करता है। वाइल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स आर पासिंग थ्रू द यूरेथ्रा, जब रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स यूरेथ्रा के थ्रू पास कर रहे होते हैं तब इसमें मौजूद स्फिंक्टर्स जो हैं ये यूरिन का जो रास्ता है यूरेथ्रा में उसको पार्शियली ब्लॉक कर देते हैं। मेल यूरेथ्रा इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। मेल जो यूरेथ्रा है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इट इज द प्रॉक्सिमल पोर्शन दैट passes through the prostate gland. It receives the ejaculatory duct which contains sperms and secretions from the seminal vesicles and numerous ducts from the prostate glands. इसके बाद सेकंड रीजन जो है वो है membranous urethra, is a short region that passes through the pelvic floor. इसके बाद जो थर्ड रीजन है वो है penile urethra, also called spongy urethra और cavernous urethra. ये longest portion होता है urethra का which extends through the length of the penis and open to the outside of the external urethral orifice. Ducts from the bulbourethral glands open into the penile urethra. इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ दिखता है आपका। ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड और ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है ये है यूरेथ्रा। ये 3D में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स या फिर यूरिन जो है ये इस तरह से पास ऑन करती है। ये जो डक्ट डिफरेंस हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स में मिलने से पहले अपना साइज जो है एनलार्ज कर लेते हैं और यहाँ पर बनाते हैं एम्प्यूला, यानी इस ये जो एनलार्ज रीजन है डक्ट डिफरेंस का इसे कहते हैं हम एम्प्यूला। सेमिनल वेसाइकल्स होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर मौजूद और एजैकुलेटरी डक्ट मौजूद होती हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास के रीजन का। इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, द एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स सीक्रेट फ्लूइड्स दैट एंटर द यूरेथ्रा। ये सारी एक्सेसरी ग्लैंड्स मिलकर फ्लूइड्स का निर्माण करती हैं जो कि यूरेथ्रा में रिलीज होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स, द पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स आर सेक्युलर ग्लैंड्स, यानी ये इनमें सेक्स मौजूद होते हैं यानी पाउच टाइप के स्ट्रक्चर्स। पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ मौजूद होती हैं। ईच ग्लैंड हैज़ अ शॉर्ट डक्ट दैट जॉइंस विद द डक्ट डिफरेंस एट द एम्पुला, यानी ये डक्ट डिफरेंस से कहाँ पर जॉइन होती है एम्पुला वाले रीजन में, टू फॉर्म एन एजैकुलेटरी डक्ट विच देन एम्प्टीज इनटू यूरेथ्रा। द फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स, जो फ्लूइड सेमिनल वेसिकल से आता है वो विस्कस नेचर का होता है और इसमें फ्रुक्टोज मौजूद होता है विच प्रोवाइड्स एनर्जी सोर्स टू द स्पर्म। प्रोस्टाग्लैंडिन्स which contribute to the mobility and vitality of sperm and proteins that cause slight coagulation reaction in the semen after ejaculation. ये वाला फ्लूइड जो है ये सेमिनल वेसिकल्स छोड़ती हैं। इसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक फर्म डेंस स्ट्रक्चर है दैट इज लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ। इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ वॉलनट एंड एनसर्कल्स द यूरेथ्रा एज इट लीव्स द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेथ्रा के चारों ओर मौजूद होता है। न्यूमरस शॉर्ट डक्ट्स फॉर्म द सब्सटेंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एम्प्टी इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। द सीक्रेशंस ऑफ द प्रोस्टेट आर थिन मिल्की कलर्ड एंड एल्कलाइन। जो सीक्रेशन प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल कर आता है बाहर वो थिन मिल्की कलर्ड और एल्कलाइन नेचर का होता है। दे फंक्शन टू एनहेंस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, ये स्पर्म की मोटिलिटी यानी उसकी गतिशीलता बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। द पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसे काउपर ग्लैंड भी कहते हैं आर स्मॉल अबाउट द साइज ऑफ अ पी, यानी मटर के दाने जितनी ये ग्लैंड होती है। लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द पेनिस, यानी पेनिस के बेस के पास में इसकी लोकेशन होती है। अ शॉर्ट डक्ट फ्रॉम ईच ग्लैंड एंटर्स द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द पेनाइल यूरेथ्रा। इन रिस्पॉन्स टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स सीक्रेट अ एल्कलाइन म्यूकस लाइक फ्लूइड। दिस फ्लूइड न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द यूरिन, यानी पेशाब में जो पीएच बढ़ा हुआ होता है जो एसिडिटी होती है उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द वेजाइना एंड प्रोवाइड्स सम लुब्रिकेशन फॉर द टिप ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी इंटरकोर्स की प्रोसेस के दौरान पेनिस का पेनिट्रेशन जो है वो ईजिली हो सके उसमें लुब्रिकेशन के लिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो काम करता है। साथ ही साथ ये एसिडिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उसको कम करने में भी रोल निभाता है। इसके बाद है सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड जो है या फिर जैसे हम सीमन कहते हैं ये हाईली एक मिक्सचर होता है स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का ऑफ स्पर्म सेल। सीमन जो है ये स्लाइटली अल्कलाइन मिक्सचर होता है स्पर्म सेल्स और सीक्रेशंस फ्रॉम द एक्सेसरी ग्लैंड्स का। सीक्रेशंस फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स मेक अप अबाउट 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमन। सीमन का जो 60% वॉल्यूम है ये किससे मिलकर बनता है सेमिनल वेसिकल्स का जो सीक्रेशन है उससे, विद मोस्ट ऑफ द रिमाइंडर कमिंग फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड जो बचा हुआ वॉल्यूम है लगभग 40% के आसपास वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। स्पर्म्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो बहुत ही कम अमाउंट बनाता है सीमन का। वॉल्यूम ऑफ सीमन इन अ सिंगल एजुकेशन में वेरी फ्रॉम 1.5 to 6 ml। एक बार एजुकेशन होने पर 1.5 to 6 ml तक सीमन निकलता है। देयर आर यूजुअली बिटवीन 50 to 150 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर ऑफ द सीमन। स्पर्म काउंट्स बिलो 10 to 20 मिलियन पर मिलीलीटर यूजुअली प्रेजेंट फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। अगर सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म काउंट 10 से 20 मिलियन पर मिलीलीटर से कम है तो वो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। ऑल्सो ओनली वन स्पर्म एक्चुअली पेनिट्रेट्स, हालांकि फीमेल जो गैमेट है जो एग है उसको केवल एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है, पर इस चीज़ को सुनिश्चित कराने के लिए नेचर ने ऐसी प्रोसेस बनाई है कि मिलियंस की संख्या में स्पर्म
छोड़े जाते हैं एक एजुकेशन में, ताकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो गारंटीड हो सके। इसके बाद है पेनिस। द मेल ओपुलेटरी ऑर्गन इज अ सिलेंड्रिकल पेंडेंट ऑर्गन लोकेटेड एंटीरियर टू द स्क्रोटम एंड फंक्शंस टू ट्रांसफर स्पर्म टू द वेजाइना। यानी वो ऑर्गन जो कि मेल गेमेट्स को ट्रांसफर करने का काम करता है टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो है पेनिस। पेनिस कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यूज के 3 लेयर्स होते हैं दैट आर रैप्ड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड कवर्ड विद स्किन। 2 डोर्सल कॉलम्स आर द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। द सिंगल मिडलाइन वेंट्रल कॉलम सराउंड्स द यूरेथ्रा एंड इज कॉल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। पेनिस हैज अ रूट, बॉडी एंड ग्लैंड्स पेनिस। रूट ऑफ द पेनिस अटैचेस इट टू द प्यूबिक आर्क। यानी हमारा जो प्यूबिक रीजन होता है यहाँ से पेनिस अटैच होता है वाया इट्स रूट। एंड द बॉडी इज विजिबल पेंडेंट पोर्शन। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एक्सपेंड्स द डिस्टल एंड टू फॉर्म द ग्लैंड्स पेनिस, यानी आगे वाला पार्ट पेनिस का। यूरेथ्रा विच एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ओपन्स थ्रू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस एट द टिप ऑफ द ग्लैंड्स पेनिस। यानी यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है एट द टिप ऑफ द पेनिस, जिसे यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं, वो ग्लैंड्स पेनिस में मौजूद होता है। अ लूज फोल्ड स्किन ग्लैंड्स पेनिस को एक स्किन की लेयर कवर करती है, जैसे फोर स्किन कहते हैं या प्रीप्यूस कहते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस है वो आपको इस पिक्चर में दिख पा रहा होगा। पीछे की ओर कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, बीच में आकर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है, स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है पेनिस में मौजूद, और पेनिस का जो अगला भाग है जिसे ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, इसी में एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस मौजूद होता है, जिससे ओपनिंग मिलती है स्पर्म्स को एंड यूरिन को। Male sexual response and hormonal control. Male sexual response includes erection and orgasm accompanied by ejaculation of semen. Orgasm is followed by a variable time period during which it is not possible to achieve another erection. 3 hormones are the principal regulators of the male reproductive system. 3 मेन हॉर्मोन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जो कि स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को। इसके बाद है टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या काम करते हैं वो हैं प्रोड्यूस एंड सस्टेन द फीमेल सेक्स सेल्स, जिन्हें एग सेल्स या ओवा कहते हैं, ट्रांसपोर्ट दीज सेल्स टू अ साइट वेयर दे मे बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, प्रोवाइड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपिंग फीटस, मूव द फीटस टू द आउटसाइड एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट पीरियड, प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। ये सब काम करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स ओवरीज, फॉलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजाइना, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिशियल ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रा, वेजाइना, रेक्टम, सर्विक्स, यूटेरस, ओवरी, यूरिनरी ब्लैडर, सिम्फाइसिस प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस। जो मेन गोनेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है ओवरीज। द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गोनेड आर द 2 ओवरीज। 2 की संख्या में ये ओवरीज पाई जाती हैं यूटेरस के दोनों तरफ। ईच ओवरी इज अ सॉलिड ओवॉइड स्ट्रक्चर, यानी ओवॉइड शेप का ये स्ट्रक्चर होता है। अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ एन आलमंड, बादाम की शेप का और साइज का ये ऑर्गन होता है। अबाउट 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 सेंटीमीटर विथ एंड 1 सेंटीमीटर थिक। ओवरीज आर लोकेटेड इन अ शैलो डिप्रेशन, जिसे कहते हैं ओवेरियन फोसे, 1 ऑन ईच साइड ऑफ यूटेरस इन द लेटरल वॉल्स ऑफ पेल्विक कैविटी। दे आर हेल्ड लूजली इन प्लेस बाय पेरिटोनियल लिगामेंट्स, यानी ओवरीज को अपनी जगह जो बनाए रखती हैं वो हैं पेरिटोनियल लिगामेंट्स, जिसकी वजह से ये लूजली हेल्ड हो पाती हैं अपनी जगह पर। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरीज आर कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ लेयर, जिसे कहते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम या फिर जर्मिनल ओवेरियन एपिथेलियम। दिस इज द एक्चुअल विसरल पेरिटोनियम दैट एनवलप्स द ओवरीज। अंडरनीथ दिस लेयर इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, द ट्यूनिका एल्बुगिनिया। इस लेयर के नीचे मौजूद होता है एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल, जिसे कहते हैं ट्यूबिका एल्बुगिनिया। द सब्सटेंस ऑफ द ओवरीज इज डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। मेनली हम देखें अगर ओवरी का स्ट्रक्चर तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला में। द कॉर्टेक्स अपीयर्स मोर डेंस एंड ग्रेनुलर। कॉर्टेक्स वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा डेंस है और ज़्यादा ग्रेनुलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ओवेरियन फॉलिकल्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ईच ऑफ द फॉलिकल कंटेन्स एन oocyte, a female germ cell. The medulla portion is a loose connective tissue and abundant blood vessels, lymphatic vessels and nerve fibers are found here. मेडुला वाले रीजन में लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। यहाँ आपको फिगर में दिख पा रहा होगा ये यूटेरस और इसके दोनों तरफ एक एक ओवरीज लूजली हेल्ड होते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है मेडुला वाला रीजन ओवरी के अंदर, जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स दिखती हैं हमें। ये है पेरिटोनियल लिगामेंट्स, जो कि ओवरी को लूजली हेल्ड करते हैं उसकी जगह पर, ये जो व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है फिम्ब्रे, जो कि एग्स को, जब एग्स रिलीज होते हैं ओवरी से तो इसको गाइड करके फॉलोपियन ट्यूब में लाने का काम ये फिम्ब्रे करते हैं। इनको हम आगे देखेंगे।
oogenesis. Female sex cells or gametes develop in the ovaries by a form of meiosis called oogenesis. Sequence of events in oogenesis is similar to the sequence in spermatogenesis, but the timing and final result are different. Early in fetal development, primitive germ cell in the ovaries differentiate into oogonia. अर्ली फीटल डेवलपमेंट का जब टाइम होता है तो प्रिमिटिव सेल्स जो हैं, जो जर्म सेल्स हैं, वो ओवरीज में आके डिफरेंशिएट हो जाती हैं और बदलती हैं oogonia में. दीज डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ सेल्स. और ये जो oogonia हैं ये थाउजेंड्स ऑफ सेल्स में डिवाइड होते हैं. इस पर फिर भी ये स्ट्रक्चरली सेम होते हैं oogonia से. विच हैव अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स. oogonia में फुल 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं. oogonia देन एंटर अ ग्रोथ फेज. इसके बाद oogonia ग्रोथ फेज में जाती है, एनलार्ज होती है और बनती है प्राइमरी oocyte. The diploid 46 chromosome primary oocyte replicate their DNA and begin the first meiotic division, but the process stops in the prophase and the cells remain in this suspended state until the puberty. जब तक फीमेल बॉडी में प्यूबर्टी नहीं आती है तब तक मियोटिक डिवीजन होने के बाद जो प्रोफेज है उसमें सेल्स का डिवीजन आकर रुक जाता है. जब बॉडी प्यूबर्टी को रीच करेगी इसके बाद फर्दर प्रोसेस जो है वो आगे रिज्यूम होगी. मैनी ऑफ द प्राइमरी oocytes डीजनरेट बिफोर बर्थ. बर्थ के पहले ही बहुत सारे प्राइमरी oocytes जो हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं. बट इवन विद दिस डिक्लाइन द टू ओवरीज टुगेदर कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख oocytes एट द बर्थ. यानी फीमेल जब कोई बर्थ लेती है तो उसके ओवरीज के अंदर, दोनों ओवरीज के अंदर मिलाकर जो प्राइमरी oocytes की संख्या है वो करीबन 7 लाख oocytes के करीब होती है. दिस इज द लाइफ टाइम सप्लाई एंड नो मोर विल बी डेवलप. ये लाइफ टाइम के लिए होता है और इसके अलावा कोई और सप्लाई नहीं दिया जाएगा. दिस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेल. ये मेल्स की बॉडी से डिफरेंट है जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होगा, जबकि फीमेल बॉडी में जन्म के समय ये जो 7 लाख oocytes मौजूद होते हैं यही लाइफ टाइम सप्लाई का काम करेंगे फीमेल बॉडी में, जबकि मेल्स में ज़िंदगी भर के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है, ज़िंदगी भर स्पर्म्स बनते हैं. बाय प्यूबर्टी, जब फीमेल बॉडी प्यूबर्टी को रीच करती है तब तक ये जो 7 लाख oocytes थे बर्थ के समय ये घटकर 4 लाख के करीब आ जाते हैं और यही आगे जाकर बार बार ग्रोथ करके एक्स के फॉर्म में रिलीज होते हैं. Beginning at puberty, under the influence of follicle stimulating hormone, several primary oocytes start to grow again each month. Puberty को रीच जैसे ही करती है फीमेल बॉडी, इसके बाद follicle stimulating hormones अपना असर दिखाते हैं और ये जो प्राइमरी oocytes थे इनमें से कुछ हर महीने ग्रो करने लगते हैं. One of the primary oocytes seems to outgrow the others and it resumes meiosis one. बहुत सारे प्राइमरी oocytes जो हैं वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं. उनमें से कोई एक oocyte होता है जो कि बाकियों से ज़्यादा ग्रो कर जाता है और वो वाला oocyte जो है प्राइमरी oocyte वो meiosis one की जो प्रोसेस है उसको रिज्यूम कर लेता है जो कि प्यूबर्टी से पहले स्टॉप थी. द अदर सेल्स डीजनरेट. उस एक आउटग्रो करने वाले प्राइमरी oocyte को छोड़कर जो बाकी के oocytes होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं. द लार्ज सेल अंडरगोज एन अनइक्वल डिवीजन सो दैट नियरली ऑल द साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स एंड हाफ द क्रोमोसोम्स गो टू वन सेल विच बिकम्स अ सेकेंडरी oocyte. द रिमेनिंग हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स गो टू अ स्मॉलर सेल कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी. आधे जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेकेंडरी oocyte में जाते हैं, साइटोप्लाज्म भी आधा जाता है, ऑर्गेनेल भी आधे जाते हैं, जबकि एक दूसरी बॉडी बनती है जिसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी. द रिमेनिंग ऑफ द हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स गो टू अ स्मॉलर सेल कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी. द सेकेंडरी oocyte बिगिंस द सेकंड meiotic डिवीजन बट द प्रोसेस स्टॉप्स इन मेटाफेज. सेकेंडरी oocyte जो है ये स्टार्ट करता है सेकंड meiotic डिवीजन, बट ये जो सेकंड meiotic डिवीजन है ये स्टॉप हो जाता है मेटाफेज में आके. एट दिस पॉइंट ओव्यूलेशन ऑकर. और इसी पॉइंट पर ओव्यूलेशन जो है वो होता है. इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, अगर इस स्टेज में आकर फर्टिलाइजेशन होता है meiosis 2 कंटिन्यू होती है. Again, this is an unequal division with all the cytoplasm going to the ovum, which has 23 single-stranded chromosome. The smaller cell from this division is a second polar body. The first polar body also usually divides in meiosis 1 to produce 2 even smaller polar bodies. If fertilization does not occur, the second meiotic division is never completed, and the secondary oocyte degenerates. Here again, there are obvious differences between the male and female. In spermatogenesis, 4 functional sperm develop from each primary spermatocyte. हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बने थे स्पर्मेटोजेनेसिस में, मेल्स में, जबकि oogenesis में जो कि फीमेल्स में होता है ओनली 1 फंक्शनल फर्टिलाइजेबल सेल डेवलप्स फ्रॉम अ प्राइमरी oocyte. यानी एक प्राइमरी oocyte से केवल एक फर्टिलाइजेबल सेल का निर्माण होता है. द अदर 3 सेल्स आर पोलर बॉडीज एंड दे डीजनरेट. यानी मेल्स में एक प्राइमरी सेल से 4 स्पर्मेटिड बने, वहीं फीमेल्स में एक प्राइमरी सेल से केवल एक फर्टिलाइजेबल सेल बना. ये डिफरेंस होता है. जो oogenesis की प्रोसेस है ये आपको फिगर में दिख पा रही होगी. सबसे पहले एक oogoनियम होता है जो कि डायप्लॉइड होता है. ये माइटोसिस करता है और अपनी जैसी एक और सेल बनाता है जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं. प्यूबर्टी के पहले बिफोर बर्थ oogenesis सिर्फ यहाँ तक आकर रुक जाता है. प्यूबर्टी रीच करने के बाद फीमेल की बॉडी में आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होती है जिसमें प्राइमरी oocyte जो है ये meiosis की प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और 2 सेल्स में डिवाइड होता है. एक बनता है पोलर बॉडी और दूसरा बनता है सेकेंडरी oocyte जो कि मेटाफेज 2 में आकर रुक जाता है. अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है यानी स्पर्म आके इसमें फ्यूज़ करता है तो फिर meiosis की प्रोसेस होती है आगे और फिर से एक सेल बनती है, फर्टिलाइज एग जैसे बोलते हैं, और साथ ही साथ एक और पोलर बॉडी बनती है.
पोलर बॉडी बाद में डीजनरेट्स हो जाती हैं। सो इस तरह oogenesis की प्रोसेस में एक सेल से एक फर्टिलाइजेबल एग बनता है, जबकि मेल्स में एक प्राइमरी सेल से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। सो ये है oogenesis की प्रोसेस। ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट। एन ओवेरियन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ अ डेवलपिंग oocyte surrounded by one or more layers of cells called follicular cells. At the same time that the oocyte is progressing through the meiosis, corresponding changes are taking place in the follicular cells. Primordial follicles, which consist of a primary oocyte surrounded by a single layer of latent cells developing in the fetus, and are the stage that is present in the ovaries at birth and throughout childhood. Beginning at puberty, follicle stimulating hormones stimulates changes in the primordial follicles. Puberty आने पर इस follicle stimulating hormones जो हैं ये शुरुआत करवाते हैं प्रोसेस की प्राइमोडियल फॉलिकल्स में। द फॉलिकुलर सेल्स बिकम क्यूबॉइडल। ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं ये स्टिमुलेट होने के बाद क्यूबॉइडल शेप में बदल जाती हैं। द प्राइमरी oocyte एनलार्जेस, और प्राइमरी oocyte जो है ये साइज में बड़ा होता है। एंड इट इज़ नाउ अ प्राइमरी फॉलिकल, और अब ये प्राइमरी फॉलिकल में बदल जाता है। द फॉलिकल्स कंटिन्यू टू ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द फॉलिकुलर सेल्स प्रोलिफरेट टू फॉर्म सेवरल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोज सेल्स अराउंड द प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के आसपास कई सारी ग्रेनुलोज सेल्स जो हैं ये लेयर्स बनाती हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट अलॉन्ग द प्राइमरी oocyte within them, but usually one continues to develop each month. कई सारे प्राइमरी oocytes बनते हैं और वो ग्रो करते हैं, पर उनमें से केवल एक ही एग्जिस्ट कर पाता है, बाकी के डीजनरेट हो जाते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स दैट सीक्रेटिंग एस्ट्रोजन, ग्रेनुलोसा सेल्स जो एस्ट्रोजन सीक्रेट करने का काम करती हैं, एंड अ कैविटी और एंट्रम फॉर्म्स विद इन द फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाती हैं जो कि एस्ट्रोजन छोड़ने का काम करती हैं और साथ ही साथ एक कैविटी बना देती हैं फॉलिकल के अंदर। व्हेन द एंट्रम, यानी वो जो कैविटी ग्रेनुलोसा सेल ने बनाई थी, स्टार्ट्स टू डेवलप, द फॉलिकल बिकम्स अ सेकेंडरी फॉलिकल। द ग्रेनुलोसा सेल्स also secrete a glycoprotein substance that forms a clear membrane zona pellucida around the oocyte. ग्रेनुलोसा जो सेल्स हैं ये एक ग्लाइकोप्रोटीन भी छोड़ती हैं जो कि आगे जाकर फॉलिकल के आसपास, oocyte के आसपास एक लेयर बनाता है, जैसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। आफ्टर 10 days ऑफ ग्रोथ द फॉलिकल इज अ मैच्योर। 10 दिन के बाद जो फॉलिकल है वो मैच्योर स्टेज में पहुंच जाता है। वेसिक्यूलर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है, विच फॉर्म्स अ ब्लिस्टर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओवरी, जो कि ओवरी के सर्फेस पे जाके एक छाले की तरफ स्ट्रक्चर बना देता है। एंड कंटेन्स अ सेकेंडरी oocyte रेडी फॉर द ओव्यूलेशन। और इस ब्लिस्टर के अंदर जो है सेकेंडरी oocyte होता है, जिसके अंदर ओवा जो है, जो एग है, वो ओव्यूलेशन के लिए रेडी होता है। आप फिगर में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल्स हुए, वो कन्वर्ट हुए ग्रोइंग फॉलिकल में। इसके बाद कैविटी फॉर्मेशन हुआ ग्रेनुलोसा सेल्स वाला, एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। इसके बाद एंट्रल फॉलिकल बना, वो आगे जाकर ग्रेफियन फॉलिकल बना। देन वो ओवरी के सरफेस पे आके ब्लिस्टर का शेप लेता है। जब ये ब्लिस्टर फूटता है तो इसमें से एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है। जो बाकी की बची हुई आसपास की लेयरिंग सेल्स थी, जोना पेल्यूसिडा और बाकी की लेयर्स अराउंड द oocyte, वो बाद में जाके कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती हैं। और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट हो जाता है और फिर से इनसे प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनाए जाते हैं बॉडी में। तो इस तरह से ये फॉलिकल डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है ओवरी के अंदर। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन प्रॉम्प्टेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओव्यूलेशन को कौन करवाता है? मेनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी occurs when the mature follicle at the surface of the ovary ruptures and releases the secondary oocyte in the peritoneal cavity. The ovulated secondary oocyte ready for fertilization is still surrounded by the zona pellucida and a few layers of cells called corona radiata. If it is not fertilized, the secondary oocyte degenerate in a couple of days. अगर fertilization नहीं होता है तो secondary oocyte कुछ ही दिनों में degenerate हो जाता है। If a sperm passes through the corona radiata and zona pellucida and enters the cytoplasm of secondary oocyte, the second meiotic division resumes to form a polar body and a mature ovum. After the ovulation and in response to luteinizing hormone, the portion of the follicle that remains in the ovary enlarges and transformed into a corpus luteum. Corpus luteum is a glandular structure that secretes progesterone and some estrogen. Corpus luteum जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन कुछ मात्रा में छोड़ता है। Its fate depends on whether fertilization occurs. ये इसका क्या होगा, ये डिजनरेट होगा या कुछ दिनों तक रहेगा, ये डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं। If fertilization does not take place, the corpus luteum remains functional for about 10 days. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम 10 दिनों तक फंक्शनल रहता है और उसके बाद डीजनरेट होना शुरू हो जाता है इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स विच इज प्राइमरी स्कार टिश्यू एंड इट्स हार्मोन आउटपुट सीजेस। इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स द कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम एग्जिस्ट करता है एंड कंटिन्यूज इट्स हार्मोन फंक्शन, और अपने हार्मोन्स को छोड़ता रहता है लंबे समय तक अंटिल द प्लेसेंटा डेवलप्स सफिशिएंटली, जब तक कि प्लेसेंटा जो है उसका डेवलपमेंट ना हो जाए सफिशिएंटली टू सीक्रेट द नेसेसरी हार्मोन्स। अगेन द कॉर्पस ल्यूटियम अल्टीमेटली डीजनरेट्स इनटू द कॉर्पस एल्बिकन्स बट इट रिमेन्स फंक्शनल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओवेरियन साइकिल को आप फिगर में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल्स बने, उनका डेवलपमेंट हुआ, कुछ टाइम के बाद प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ, उनका फॉलिकुलर सेल्स बने जिनको प्राइमरी oocyte बोला। फर्दर डेवलपमेंट होता है तो फॉलिकुलर फ्लूइड आसपास आ जाता है प्राइमरी oocyte के और उसको कवर कर लेता है चारों तरफ से। फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद
जो प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ लेयर्स बन जाती हैं, कोरोना रेडिएटा की, जोना पेलिसिडा की। इसके बाद ओव्यूलेशन का टाइम आता है एंड अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम एग्जिस्ट करता है कुछ समय तक, हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जब तक प्लेसेंटा का क्रिएशन नहीं हो जाता सफिशिएंटली, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम 10 दिनों तक एग्जिस्ट करता है, उसके बाद डिजनरेट हो जाता है। तो ये ओवेरियन साइकिल है। इसके बाद जेनिशियल ट्रैक्ट, फॉलोपियन ट्यूब्स। देयर आर 2 यूटेराइन ट्यूब्स ऑल्सो कॉल्ड फॉलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स। देयर इज 1 ट्यूब एसोसिएटेड विद ईच ओवरी। हर एक ओवरी से एक फॉलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई होती है। द एंड ऑफ द ट्यूब नियर द ओवरी एक्सपेंड्स टू फॉर्म अ फनल शेप, जिन्हें कहते हैं फंडिबुलम, विच इज सराउंडेड बाय फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिन्हें कहते हैं फिम्ब्रे। बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द फंडिबुलम एंड द ओवरी, द oocyte एंटर्स द पेरिटोनियल कैविटी बिफोर इट एंटर्स द फॉलोपियन ट्यूब। जब एग रिलीज होता है तो वो पेरिटोनियल कैविटी में जाता है। क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब और ओवरी के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये जो एग है ये रिलीज होकर पेरिटोनियल कैविटी में जाता है। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन द फिम्ब्रे increase their activity and creates currents in the peritoneal fluid that help propel the oocyte into the fallopian tube. Once inside the fallopian tube, the oocyte is moved along by the rhythmic beating of cilia on the epithelial lining and the peristaltic action of the smooth muscle in the wall of the tube. The journey through the fallopian tubes take about 7 days. Because the oocyte is fertile for only 24 to 48 hours, fertilization usually occurs in the fallopian tube. इसके बाद यूटेरस। The uterus is a muscular organ that receives the fertilized oocytes and provides an appropriate environment for the developing fetus. Before the first pregnancy, the uterus is about the size of a shape of pear. फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले जो यूटेरस का शेप एंड साइज होता है वो लगभग एक पियर के बराबर होता है, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद इसका साइज बढ़ जाता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ द यूटेरस इज यूजुअली लार्जर देन रिग्रेस आफ्टर मीनोपॉज, और मीनोपॉज हो जाने के बाद वापस से यूटेरस का साइज छोटा होने लगता है। यूटेरस इज लाइंड विद द एंडोमेट्रियम। यूटेरस की जो अंदरूनी लेयर होती है ये बनी होती है एंडोमेट्रियम से। द स्ट्रेटम फंक्शनल ऑफ द एंडोमेट्रियम स्लॉज ऑफ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रोसेस चल रही होती है तो जो एंडोमेट्रियम है ये जो लेयर है ये स्कार ऑफ होती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर बहती है। द डीपर स्ट्रेटम बेसल प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर रीबिल्डिंग द स्ट्रेटम फंक्शनल। इसके बाद वेजाइना। वेजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब about 10 cm long that extends from the cervix of the uterus to the outside. It is located between the rectum and urinary bladder. Because the vagina is tilted posteriorly as it extends in the cervix is tilted anteriorly, the cervix projects into the vagina at nearly at a right angle. Vagina serves as a passageway for menstrual flow, receives the erect penis during intercourse and the birth canal during the childbirth. External genitalia. External genitalia in females are the accessory structures of the female reproductive system that are external to the vagina. They are also referred to as the vulva or pudendum. The external genitalia include the labia majora, mons pubis, labia minora, clitoris, and glands within the vestibule. Clitoris is an erectile organ similar to the male penis that responds to sexual stimulation. Posterior of the clitoris, the urethra, vagina, paraurethral glands, and the greater vestibular glands open into the vestibule. ये आपको फिगर में दिख पा रहा होगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो। ये जो आगे का हिस्सा है ये है वेजाइना जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जाकर अपने गैमेट्स को छोड़ता है। इसके बाद ये जो रीजन है ये सर्विक्स। वेजाइना और सर्विक्स 90 डिग्री पर मीट करते हैं। ये जो हिस्सा है ये है यूटेरस का। ये जो ट्यूब्स आपको दिख रही हैं ये हैं फॉलोपियन ट्यूब्स। ये जो दोनों तरफ आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ओवरी, यहाँ से एग रिलीज होकर फॉलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और फिर जब जाइगोट बन जाता है तो वो यूटेरस में आके प्लांट हो जाता है और वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। जब फुल डेवलपमेंट हो जाता है तो यहीं से ये जो वेजाइना ही है ये एक पैसेज का काम करती है ताकि जो बेबी है वो बाहर आ पाए। फीमेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स एंड हार्मोन कंट्रोल। फीमेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स इंक्लूड्स अराउजल एंड ऑर्गेज्म, but there is no ejaculation. A woman may become pregnant without having an orgasm. Follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen, and progesterone have major roles in regulating the functions of the female reproductive system. At puberty, when the ovaries and uterus are mature enough to respond to hormonal stimulation, certain stimuli cause the hypothalamus to start secreting gonadotropin releasing hormone. प्यूबर्टी पर आकर जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये बनवाने लगती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस हार्मोन एंटर्स द ब्लड एंड गोज टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वेयर इट स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दीज हार्मोन इन टर्न अफेक्ट द ओवरीज एंड यूटेरस एंड द मंथली साइकिल बिगिंस। वुमेन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल लास्ट फ्रॉम मीनार्क टू मेनोपॉज, यानी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल की बॉडी में वो प्यूबर्टी की एज से शुरू होती है जैसे मीनार्क कहते हैं और ख़त्म होती है मीनोपॉज पर। Monthly ovarian cycle begins with the follicle development during the follicular phase, continues with ovulation during the ovulatory phase, and concludes with the development and regression of the corpus luteum during the luteal phase. Uterine cycle take place simultaneously with the ovarian cycle. The uterine cycle begins with the menstruation during the menstrual phase, continues with repair of the endometrium during the proliferative phase, and ends with the growth of glands and blood vessels during the secretory phase. Menopause occurs when a woman's reproductive cycle stops.
This period is marked by decreased level of ovarian hormones and increased levels of pituitary follicles stimulating hormone and luteinizing hormone. The changing hormone levels are responsible for the symptoms associated with the menopause. The menstrual cycle looks like this. यहाँ पर 3 फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं. एक होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, दूसरा होता है पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स का लेवल, और तीसरा होता है एंडोमेट्रियल साइकिल यानी यूटेरस की जो अंदरूनी लेयर है वो. डे 1 पे शुरू होता है हमारा प्राइमरी oocyte, देन उसका डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्मोन्स का इसमें रोल है. FSH पहले हाई होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है. 13वें और 14वें दिन जाकर एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पर होते हैं और इसी समय ओव्यूलेशन ऑकर होता है. इसके बाद दोनों का जो लेवल है हार्मोन्स का वो कम होने लगता है धीरे धीरे, और ओव्यूलेशन के बाद जो प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल जो है वो हाई होता है. जब साइकिल शुरू होती है मेंस्ट्रुअल, तो जो यूटेरस की वॉल है वो अपने आप को शेड करती है, पतली होती आती है, थिनर होती आती है. ओव्यूलेशन तक ये थिन होती है, इसके बाद ये अपने आप को थिक करना चालू करती है, एंड देन फिर से यही साइकिल 28 दिनों के बाद फिर चलती है. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरह से काम करती है. Reproduction process. Human reproductive system usually involves internal fertilization by sexual intercourse. During this process, the male inserts their erect penis into the female's vagina and ejaculates semen, which contains sperm. The sperm then travels through the vagina and cervix into the uterus or fallopian tubes for fertilization of the ovum. Upon the successful fertilization and implantation, gestation of the fetus then occurs within the female's uterus for approximately 9 months. This process is known as pregnancy in humans. Gestation ends with childbirth, delivery following labor. Labor consists of the muscles of the uterus contracting, the cervix dilating, and the baby passing out of the vagina. Humans, babies, and children are nearly helpless and require high levels of parental care for many years. One important type of parental care is the use of mammary glands in the female breast to nurse the baby. नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इस तरह से फीटस का डेवलपमेंट देखने को मिलता है यूटेरस के अंदर. सो यहाँ हमने डिस्कस किया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हमने उसके सारे पार्ट्स जाने, मेल्स में किस तरह का होता है, फीमेल्स में किस तरह का होता है, और किस तरह से उसमें सारी प्रोसेसेस होती हैं गैमेट्स को बनाने की, उसके फंक्शनिंग की, एंड वी हैव जस्ट आउटलाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. वीडियो देखने के लिए थैंक यू.